तो नमस्कार मेरे प्यारे साथी और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। अब हम नया टॉपिक शुरू करते हैं जिसका नाम है पृथ्वी के पास गुरुत्वीय बल कहाँ से आया। आखिरकार इसके पास इतनी शक्ति कहाँ से आती है कि किसी भी वस्तु को पृथ्वी से ऊपर जब हम फेंकते हैं तो वो वापस पृथ्वी के पास ही आती है। ऐसा क्यों होता है? न्यूटन ने ये चीज़ बताई कि जब कोई वस्तु ऊपर जाती है तो ऊपर से गिरने के बाद वो हमेशा नीचे आती है और नीचे आती है पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण। लेकिन पृथ्वी के पास ये गुरुत्वीय बल आया कहाँ से, इस चीज़ को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये चीज़ ऑलरेडी आती है तो आप यहाँ से जा सकते हैं, यू कैन गो फ्रॉम देयर। अगर नहीं आती तो यू कैन स्किप, यू कैन कंटिन्यू दिस वीडियो। आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देख सकते हैं। एक ही टॉपिक हम लेंगे यहाँ पे और पूरा डिस्कस कर देंगे। अगले 10 मिनट तक आपको इस टॉपिक से कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, इंटर के स्टूडेंट हैं, या फिर बीएससी के स्टूडेंट हैं, या फिर आप एमएससी कर रहे हैं या पीएचडी भी कर रहे हैं, तब भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। आपके अंदर एक साइंटिफिक सोच डेवलप हो जाएगी और हम चाहते हैं कि हर एक बच्चे के दिमाग में साइंटिफिक सोच विकसित हो जाए। अगर आप यहाँ पर सीखना चाहते हैं कुछ तो सीख लीजिए। देखिए, हमारे पास जो टॉपिक है वो पृथ्वी के पास गुरुत्वाकर्षण का जो बल है वो कहाँ से आया, इस बात को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे मान लो ये हमारे पास एक ट्रेन है, ये हमारे पास क्या है, एक ट्रेन है। जब ये ट्रेन जा रही होती है, तो हम सभी लोग जानते हैं कि इसके पीछे की, यहाँ पर इसके पीछे की जो एयर है, जो एटमॉस्फेयर में जो गैसेस हैं, उन गैसेस को ढकेल के आगे ले जा रहा है। क्या कर रहा है ये ट्रेन, क्या कर रही है, आगे ले जा रही है। इसके आसपास के जिस रास्ते पर ये चल रही है, जिस पटरी पर ये चल रही है, उस पटरी पर बहुत सारे गैसेस के पार्टिकल्स हैं, उनको खींच के कहाँ ले जा रही है, आगे ले जा रही है। और इसी वजह से इसके आसपास जितनी भी हल्की चीज़ें हैं, इसके आसपास जितनी भी हल्की चीज़ें हैं वो कहाँ आने लगती हैं, वो ट्रेन की तरफ आने लगती हैं। वो ट्रेन की तरफ क्या करने लगती हैं, एंटर करने लगती हैं। ट्रेन की तरफ क्या करने लगती हैं, आने लगती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर एक चलती हुई चीज़ अपने पास, अपने चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र पैदा कर देती है। क्या पैदा कर देती है कि हर एक चलती हुई चीज़ अपने चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र पैदा कर देती है। ये था पहला कॉन्सेप्ट। और आपको यहाँ से ये भी याद रखना है कि जब ये ट्रेन आगे जा रही है तो यहाँ जो एयर का प्रेशर है, प्रेशर का मतलब धक्का लगाना, आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं भी हो सकता है, दाएं बाएं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इस एयर पर प्रेशर कम हो रहा है। यह मतलब यहाँ पर वायु तो है ही नहीं, खाली जगह है। इस खाली जगह को भरने के लिए इसके आसपास जितने भी पार्टिकल हैं उनको धक्का दे दिया जाएगा और इनको धक्का देकर ये पार्टिकल कहाँ आ जाएंगे, ट्रेन के पीछे आ जाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट है। मतलब कि जो बल लग रहा है वो उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ काम करता है। कोई भी बल कहाँ से काम करता है, उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ काम करता है। जैसे हम यहाँ पर एक गुब्बारे की तरफ से आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक तरह का गुब्बारा है जिसको मुट्ठी में आपने बंद करके इस तरह से दबा दिया है, मुट्ठी में ऐसे बंद किया और इस तरह से हो गया। इस गुब्बारे के साथ होगा क्या, अगर हम अब इसको बंद करके इधर वाला हिस्सा दबाएंगे तो हमको ये महसूस होगा कि यहाँ पर जो एयर भरी है वो कहाँ जाएगी, इधर आ जाएगी। लेकिन अगर हम इधर इस वाले हिस्से को दबाते हैं तो यहाँ की एयर कहाँ आ जाएगी, इधर आ जाएगी। तो इससे हमको ये पता चलता है कि जब हम एक तरफ प्रेशर लगाते हैं, दबाते हैं, तो यहाँ की एयर आगे जा रही है। मतलब ये प्रेशर लगाने की वजह से बल पैदा हो रहा है। तो बात समझ में आई कि उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ बल कार्य करता है। ये था दूसरी बात, ये था दूसरा एग्जाम्पल। ये था पहला एग्जाम्पल, ये था दूसरा एग्जाम्पल। अब हम आपको समझाते हैं। हमारे न्यूटन साहब जो थे, न्यूटन साहब, देखो बहुत खराब बात हुई कि हमारे एक ग्रेट साइंटिस्ट, एक महान वैज्ञानिक के सिर पर सेब गिरा करके, लेकिन बहुत अच्छी बात हुई हमारे लिए भी और आपके लिए भी, क्योंकि इन्होंने इसी कॉन्सेप्ट को डेवलप कर दिया। न्यूटन ने अपना नियम बता दिया कि कोई भी वस्तु ऊपर जाती है, ऊपर से नीचे क्यों आती है वापस, तो न्यूटन ने इसको बता दिया। लेकिन एक्सप्लेन नहीं किया ऐसा कि ये गुरुत्वीय बल पृथ्वी पर है क्यों, ये तो नहीं बताया ना। आप थोड़ा सा सोचेंगे तो चीज़ों को समझेंगे। जैसे मान लीजिए ये हमारे न्यूटन साहब बैठे हुए थे, एक पेड़ था यहाँ पर, उस पेड़ से हुआ क्या, एक सेब गिरा, एक सेब नीचे की तरफ गिरा और इन्होंने, न्यूटन साहब ने देखा कि मारे सर पा गिरवा का तो हमारा सर फूटो ता ना ही है, खपड़ी ना ही फूटी है। लेकिन जिस सेब को इनके सिर पे गिरा था, जो सेब सिर पे गिरा था, जब इन्होंने देखा कि इस सेब ने हमारे पास इतना नुकसान कर दिया है, चोट मार दी हमार, तो हम थोड़ा सा
दिमाग लगा देते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगा लेते हैं। तो इन्होंने दिमाग चलाया कि कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे क्यों आई, ये सेब जो था ऊपर भी तो जा सकता था, ये क्यों नीचे आया। तो इसी सोच की वजह से इन्होंने एक नियम दिया जिसको हम कहते हैं न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम। क्या कहते हैं? न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम। वो तो बाद में आया, इन्होंने सबसे पहले जो बताया वो ये बताया इस सेब की वजह से कि इस पृथ्वी के अंदर कुछ तो ऐसी चीज़ है, कुछ तो ऐसी चीज़ है जो हर एक वस्तु को इसके चारों तरफ कहीं भी फेंक दो, कहीं भी इसके चारों तरफ फेंक दो तो ये कहाँ जाएगी, ये वापस कहाँ आ जाएगी, वापस इसी क्षेत्र में आ जाएगी, लौट आएगी वापस, कहीं नहीं जाएगी, लौट आएगी वापस। लेकिन एक सवाल आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि अगर किसी वस्तु को फेंकें वो कितनी दूर तक जाए कि उसके बाद लौटे ना। दूर तक बोला हमने, स्पीड नहीं बोला, कितनी दूर तक जाए कि वो वापस ना आए। तो याद रखना कि कितनी दूर जाएगी ये, लगभग कुछ वैज्ञानिक 80 किलोमीटर मानते हैं और कुछ वैज्ञानिक 100 किलोमीटर मानते हैं। तो हम 80 से 100 किलोमीटर के बीच लिख देते हैं, ठीक है, 80 से 100 किलोमीटर के बीच। तो इस पृथ्वी से अगर हम किसी भी वस्तु को ऊपर फेंकते हैं, वो अगर 80 और 100 किलोमीटर के आगे पहुंच जाती है तो फिर वो वापस पृथ्वी के पास नहीं आएगी। वो वापस कहाँ चली जाएगी? वो निकल जाएगी पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से, कहाँ चली जाएगी? बाहर चली जाएगी। और चुंबक जो पृथ्वी के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र है, किसी भी वस्तु को पृथ्वी के द्वारा किसी भी वस्तु को पृथ्वी की तरफ अपनी ओर खींचने के इस बल को हम लोग गुरुत्वीय बल कहते हैं। पृथ्वी के द्वारा किसी भी वस्तु को पृथ्वी की तरफ खींचने वाले बल से, मतलब पृथ्वी जिस बल से किसी भी वस्तु को अपनी तरफ खींचती है उस बल का नाम क्या है? उस बल का नाम है गुरुत्वीय बल। क्या नाम है उसका? गुरुत्वीय बल नाम है। बात समझ में आई? तो गुरुत्वीय बल तो आपके समझ में आ गया। ये गुरुत्वीय बल कहाँ तक काम करता है? तो 80 किलोमीटर से 100 किलोमीटर तक की ही ये कार्य करता है, इसके बाहर गुरुत्वीय बल कार्य नहीं करता। लेकिन आपके दिमाग में ये एक सवाल ये आ रहा होगा कि ये पृथ्वी के पास गुरुत्वीय बल आया कहाँ से? हमने अभी आपको समझाया कि जब ट्रेन चलती है तो इसके आसपास क्या होने लगती है, एक चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है। एक एग्जांपल और लेते हैं तो समझ में आएगा। जैसे मान लो ये तुम्हारे पास बिजली का तार है, बिजली के तार में एक करंट फ्लो कर रहा है, विद्युत धारा जो यहाँ से यहाँ फ्लो कर रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर बिजली के तार के पास अगर हम हाथ उंगलियाँ ले जाते हैं तो उंगलियाँ चिपक जाती हैं। क्या हो जाती हैं? चिपक जाती हैं, अपनी तरफ ये क्या कर लेती हैं? अट्रैक्ट कर लेती हैं। ये किसकी वजह से कर पाती हैं? क्योंकि हम जानते हैं चलती हुई चीज़ अपने चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र पैदा कर लेती है। तो इसके भी इस तार के, ये तार जो होता है कॉपर का होता है, बिजली का तार कॉपर का ही होता है। तो ये क्या करेगा? इसके चारों तरफ जितने भी हल्के टंटे पार्टिकल्स हैं उनको क्या करेगा? अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा। तो इससे हमको ये पता चला कि हर एक चलती हुई चीज़ अपने चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र को पैदा कर देती है और वो चुंबकीय क्षेत्र तब तक रहता है जब तक वो वस्तु चलती रहती है। जब वो वस्तु बंद हो जाएगी, रुक जाएगी, तब उसका चुंबकीय क्षेत्र खत्म हो जाएगा। जैसे ये ट्रेन अगर एक जगह पर रोक दी जाए तो इसके आसपास जितनी भी पन्नियाँ हैं, क्या जितने भी हल्के कागज़ हैं, क्या वो वापस इस ट्रेन के पास आएंगे? नहीं आएंगे। अगर इस करंट धारा को रोक दिया जाए, मतलब ये सिर्फ सिंपल सा तार है, सिंपल सा तार है, अगर इसके पास ऐसे उंगली ले जाएंगे तो अगर ये सिंपल सा तार है कॉपर का, इसके पास, इसमें करंट नहीं फ्लो कर रहा है, अगर इसके पास उंगलियां लेके जाएंगे तो क्या उंगलियां अट्रैक्ट कर लेगा? नहीं करेगा। लेकिन अगर इसमें करंट फ्लो कर रहा है तो ये उंगलियों को अट्रैक्ट कर लेगा। तो इसका मतलब ये है कि रेस्ट वाली चीज के आसपास कोई भी चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता है। लेकिन जब चीज चल रही होती है तो उसके चारों तरफ क्या पैदा हो जाता है? एक चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है। जब आप आगे चल के आप पढ़ेंगे कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। जैसे मान लो ये तुम्हारा सूरज है और इसके चारों तरफ क्या करती है? पृथ्वी चक्कर लगा रही है। क्या कर रही है? पृथ्वी चक्कर लगा रही है। ये सन है, ये तुम्हारे अर्थ है। अर्थ सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। जिस पथ पर लगा रहा है, जिस रास्ते पर लगा रहा है, वो रास्ता जो होता है एलिप्टिकल होता है, दीर्घवृत्तीय होता है। क्या होता है? दीर्घवृत्तीय होता है। और हम जानते हैं दीर्घवृत्तीय में कितने फोकस होते हैं? तो 2 फोकस होते हैं। तो केपलर एक नाम था, केपलर का नाम याद रखना। केपलर जो थे वो भी एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने इसके बारे में बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट दिया था कि 3 कॉन्सेप्ट दिए हैं केपलर ने कितने नियम दिए हैं अपने फिजिक्स में? 3 नियम दिए हैं। पहला नियम ये दिया है कि जब कोई पृथ्वी या कोई भी प्लेनेट का मतलब है सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने वाला, तो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने वाला, देखो कोई भी ग्रह
कोई पृथ्वी के बारे में पहला नियम यह है केपलर ने जो दिया है कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ एक दीर्घवृत्तीय मार्ग पर चक्कर लगाती है और सूर्य इस दीर्घवृत्तीय फिगर के, इस दीर्घ वृत्त के किसी एक फोकस पर उपस्थित होता है। ये तो पहला नियम था केपलर का। दूसरा नियम ये था कि इस अर्थ के द्वारा जो एरियल वेलोसिटी है, एरियल वेलोसिटी का मतलब ये है कि 1 सेकंड में जितना यहाँ पे ये कवर किया जाएगा एरिया, अब 1 सेकंड में जितना यहाँ पे कवर किया जाएगा ये वाला एरिया 1 सेकंड में, टाइम सेम होना चाहिए, टाइम सेम, 1 सेकंड 2 सेकंड, यहाँ मान लो 2 सेकंड चली तो यहाँ भी 2 सेकंड चली, तो समान समय में इस पृथ्वी के द्वारा सूर्य से जो एरिया कवर किया जा रहा है ये क्या होगा, ये तुम्हारा सेम रहेगा। इसका मतलब एरियल वेलोसिटी सेम रहती है। केपलर का ये था दूसरा नियम। तीसरा नियम ये है कि किसी भी प्लैनेट का टाइम पीरियड, अर्थ का जो टाइम पीरियड है उसके सेमी मेजर एक्सिस के घात 3 के प्रोपोर्शनल होती है, प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो ये अर्थ क्या है, इसके सूर्य के चारों तरफ घूमेगा तो इस पृथ्वी का जो भी टाइम पीरियड होगा उसका स्क्वायर इसके सेमी मेजर एक्सिस, ये है तुम्हारा सेमी मेजर एक्सिस और ये है तुम्हारा माइनर एक्सिस, ये है माइनर एक्सिस, ये है मेजर एक्सिस और ये है माइनर एक्सिस। मेजर एक्सिस को आधा कर दें तो ये इतना हो जाएगा, तो यही है तुम्हारा सेमी मेजर एक्सिस। सेमी का मतलब आधा, तो सेमी मेजर एक्सिस। तो ये तुम्हारा था केपलर का तीसरा नियम। तो ये केपलर के तीनों नियम समझ में आ गए, लेकिन ये चीज़ तो आगे पढ़नी है, चीज़ तो समझनी नहीं है हमको। अब एक चीज़ ये बताओ, एक दिमाग लगाओ और आप हमको ये बताओ कि अभी अभी हमने बताया कि हर एक चलती हुई चीज़ अपने चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र पैदा कर देती है। तो अगर पृथ्वी के पास एक गुरुत्वीय बल है तो ये किसकी वजह से, तो ये किसकी वजह से है, तो जवाब आएगा पृथ्वी के चलने की वजह से। क्योंकि हम जानते हैं कि सूरज के चारों तरफ क्या करती है, पृथ्वी चक्कर लगा रही है। पृथ्वी क्या कर रही है, चक्कर लगा रही है सूरज के चारों तरफ, और ये साथ ही साथ अपनी एक्सिस पर भी रोटेट कर रहा है। अपनी एक्सिस पर भी क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो अपनी एक्सिस पर रोटेट करने को घूर्णन कहते हैं, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने को परिक्रमण कहते हैं। तो ये दोनों कार्य हो रहे हैं। अगर परिक्रमण हो रहा है तो ये 1 साल में होगा पूरा, मतलब पृथ्वी यहाँ से स्टार्ट की तो 1 साल लग जाएगा यहाँ पर वापस जाने में। लेकिन जब ये घूम रही होती अपने में तो घूर्णन जो होता है 1 ही दिन में कंप्लीट हो जाता है, और इसीलिए घूर्णन की वजह से दिन और रात होते हैं। और मौसम किसकी वजह से आते हैं, मौसम जो है, मौसम होते हैं परिक्रमण की वजह से, और घूर्णन की वजह से क्या होता है, घूर्णन की वजह से दिन और रात होते हैं। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है अच्छी तरह से। देखिए अभी अभी हमने बताया कि जब ये अर्थ जो है सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाएगी तो लगाने की वजह से, अभी अभी हमने ये बता दिया कि चलती हुई चीज अपने चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र पैदा करती है। तो हो सकता है ये पहला पॉइंट, हो सकता है ये जो गुरुत्वीय बल है पृथ्वी पर, ये हो सकता है पृथ्वी के घूर्णन की वजह से, या फिर पृथ्वी सूरज के चक्कर लगा रही है इसकी वजह से हो। पहला सवाल यह आना चाहिए दिमाग में, न्यूटन ने हमको बताया तो नियम, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम बड़ा अच्छा है। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम कहता क्या है कि जब 2 बॉडी होती हैं, पहले तो ये गुरुत्वीय बल का कॉन्सेप्ट दिया, फिर इन्होंने एक और कॉन्सेप्ट दिया न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम, जिसको बोलते हैं 8वें क्लास में ऐसा रट्टा, इतनी शिद्दत से रट्टा मारा था ना हमको, हमने अभी तक याद है, सुनाए आपको न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम। According to Newton's gravitational law, the attraction force between 2 bodies is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them। इतनी शिद्दत से रट्टा मारा था ना इंग्लिश का, अभी भी याद है। लेकिन हम हिंदी मीडियम से हैं, इंग्लिश मीडियम से नहीं है। इंग्लिश मीडियम से रट्टा मारा जाता था, तो ये रट्टा नहीं मारना है। कहता ये है न्यूटन का नियम कि कोई भी 2 बॉडी हो हमारे पास, तो उनके बीच लगने वाला आकर्षण बल इनके दोनों मासस के, इनके दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती, और इन दोनों के बीच जो दूरी है उस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती के स्क्वायर, यानी इसके स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब इन दोनों को मिला देंगे तो यहाँ पर इक्वल का साइन लगाएंगे, प्रोपोर्शनल आएगा साइन, प्रोपोर्शनल को हटा दिया, डायरेक्ट हमने इक्वल लगा दिया, एक आएगा जी और ये हो जाएगा m1 m2 डिवाइड बाई r स्क्वायर। ये तुम्हारा है न्यूटन के गुरुत्व आकर्षण का नियम। जी तुम्हारा कांस्टेंट होता है, जी की वैल्यू आप जानते हैं सभी लोग, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम।
अब यहीं से ये कॉन्सेप्ट पैदा होता है कि अगर ये अर्थ इस सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है तो एक तरह का फोर्स कार्य कर रहा है, जो यहाँ भी फोर्स है और यहाँ भी फोर्स है। अब एक बात बताओ, ये तुम्हारे हैं ध्रुव। अगर ये पृथ्वी है तुम्हारी, तो इस पृथ्वी पर कितने होते हैं ध्रुव? पृथ्वी पर 2 ध्रुव होते हैं, ये चीज़ हम ऑलरेडी बता चुके हैं। ये है तुम्हारा नॉर्थ और ये है तुम्हारा साउथ। अगर हम यहाँ पर खड़े हो जाएं तो यहाँ पर अगर किसी वस्तु का वजन यहाँ पर मेजर, जैसे ये मार्कर है हमारे पास, मान लेते हैं 100 ग्राम का है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, अगर हम इसको ध्रुवों पर इसका वजन मापेंगे तो वजन इसका ज़्यादा निकलेगा। अगर इसी का वजन है, अगर हम भूमध्य रेखा पर, ये भूमध्य रेखा है यहाँ पर मेजर करेंगे, भूमध्य रेखा पर मेजर करेंगे तो इसका वजन हल्का हो जाएगा, 100 ग्राम से थोड़ा कम हो जाएगा। तो इससे हमको ये पता चला कि ध्रुवों पर जी की वैल्यू, स्मॉल जी क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल जी की वैल्यू कितनी होती है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो यहाँ से ये पता चला ये एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन जब तक होगा नहीं तब तक फोर्स कैसे होगा? यानी कि जो पृथ्वी का बल है, गुरुत्वीय बल, इसकी वैल्यू याद रखना ध्रुवों पर अधिक और भूमध्य रेखा पर कम होती है, हल्की ही कम होती है, ज़्यादा वजन नहीं होता। जैसे चंद्रमा पर जाएंगे ना, कूदेंगे, ऐसे हल्का कूदेंगे, बहुत ऊंचे उठ जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जी की वैल्यू कम है, कितनी कम है? तो 1/6 के बराबर होती है, जितनी यहाँ अर्थ पर है। मतलब अर्थ पर अगर हम ऐसे कूदते हैं तो 1 मीटर तक, मान लेते हैं कितना, 1 मीटर तक उछल जाते हैं ऊपर की। अगर उतनी ही ताकत से चंद्रमा पर कूदेंगे तो वहाँ पर तो जी की वैल्यू इतनी कम है। अगर वहाँ पर इतनी कम है तो हम 1 मीटर नहीं बल्कि कितना गुना, 6 गुना, यानी 6 मीटर, उतनी ही ताकत से अगर चंद्रमा पर हम कूदेंगे तो कितना ऊंचे उठ जाएंगे? 6 मीटर ऊपर उठ जाएंगे। 6 मीटर समझ रहे हैं? ये कमरा जो है इस 2 मंजिल तक उठ जाएंगे हम लोग, लगभग कितना, 2 मंजिल तक उठ जाएंगे। तो इतना याद रखना, चंद्रमा पर जी की वैल्यू कम होती है, ध्रुवों पर, पृथ्वी के ध्रुवों पर जी की वैल्यू ज़्यादा होती है, यानी गुरुत्वीय बल की वैल्यू ज़्यादा होती है, भूमध्य रेखा पर कम होती है। और पृथ्वी के अंदर ये जो गुरुत्वीय बल है किसकी वजह से आया? अभी हमने ये चीज़ एग्जाम्पल देकर आपको समझा दिया। और यही एक वजह हो सकती है कि पृथ्वी के अंदर कोई गुरुत्वाकर्षण बल होता है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट हमारा अच्छा लगता है, मतलब ये चीज़ अगर आपके समझ में आती है, तो आपको ये ज़रूर बताना है कि ये हमने जो सोचा है एकदम सही है, राइट है, या फिर और भी वजह हो सकती है गुरुत्वाकर्षण बल की, वो आप हमको शेयर कर सकते हैं। मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए, क्योंकि कोई भी चलती हुई चीज़ अपने चारों तरफ गुरुत्वाकर्षण, कोई भी चलती हुई चीज़ अपने चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र को पैदा कर देती है। वो तभी तक रहता है जब तक कोई गतिमान वस्तु अपनी गतिमान अवस्था में रहती है। जब वो अपनी रेस्ट अवस्था में आ जाती है तो उसके चारों तरफ पैदा हुआ चुंबकीय क्षेत्र खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, एक सवाल तो आएगा ही आएगा और आना ही चाहिए। अगर आप इंटर में हैं, बीएससी कर रहे हैं, एमएससी कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं और फिजिक्स को बेहतर तरीके से, बेहतर ढंग से समझाएं, तो एक सवाल आपके दिमाग में आना चाहिए। ये तुम्हारे पास एक छड़ है, ये क्या है? छड़ है। हम जानते हैं ये है नॉर्थ, हम जानते हैं ये है हमारा नॉर्थ और ये है साउथ। नॉर्थ से चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ की तरफ ये एंटर मार जाती हैं। साउथ की तरफ क्या करती हैं? तो ये एंटर मार जाती हैं। और आपको अभी हमने समझाया कि ध्रुवों पर क्यों अधिक होता है, क्योंकि यहाँ भी तो ध्रुव हैं, ध्रुवों पर चुंबकीय बल रेखाएं पास पास होती हैं, इसीलिए ध्रुवों पर चुंबकीय बल की वैल्यू ज़्यादा होती है। ये मैंने समझा दिया। अब एक बात बताओ, अभी हमने ये बताया कि हर एक चलती हुई चीज़ चुंबकीय क्षेत्र को पैदा करती है अपने चारों तरफ, लेकिन रुकने की वजह से चुंबकीय क्षेत्र खत्म हो जाता है, बताया ना। तो इसका मतलब है ये, अगर हम पृथ्वी को रोक दें, अगर हम पृथ्वी को किसी वजह से रोक देते हैं, इस पर नदियों पर ज़्यादा से ज़्यादा डैम बना दें तो घूर्णन कम हो जाएगा, गति कम हो जाएगी। जो ऊंची ऊंची बिल्डिंग बना दें, अगर ऊंची ऊंची बिल्डिंग बना देंगे, हम जानते हैं ये चिकनी चीज़ है, आराम से घूम जाएगी, लेकिन इसी पर अगर हम कुछ थोप दें या काट पोट दें, खुरदुरा कर दें, इसको आपको हिंदी में समझाते हैं, देहाती भाषा में, गाँव की भाषा में, तो ये घूमने में थोड़ी प्रॉब्लम करेगा। यही पृथ्वी के साथ होगा। अगर हम ऊंची ऊंची बिल्डिंग बना देते हैं, अगर बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग बना देते हैं, तो इससे होगा क्या? पृथ्वी का घूर्णन कम हो जाएगा, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ परिक्रमण कम करेगी। मतलब फिर जो दिन और रात होगा वो 24 घंटे का नहीं होगा, 30 घंटे का भी हो सकता है, 40 घंटे का भी हो सकता है। और फिर जो साल होगा वो 365 दिन का नहीं होगा, वो हो सकता है 400 दिन का हो सकता है 500 दिन का हो। तो ऊंची ऊंची बिल्डिंग बनाना नहीं चाहिए, इससे हम लोगों को नुकसान झेलना तो नहीं पड़ेगा। अगर आप 24 घंटे नहीं बल्कि 30 घंटे काम करना चाहते हैं एक दिन में, तो ऐसी बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग बनाइए, हम लोगों को फ़ायदा होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हम लोगों को फ़ायदा करती हैं।
अब यहाँ पे एक सवाल आपके दिमाग में ये रहा होगा, हम ये पूछना चाहते हैं कि जब कोई वस्तु रुक जाती है तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र खत्म हो जाता है। तो ये हमारे पास एक चुंबक है, ये तो ऑलरेडी रुकी हुई होती है। क्या इसको तो हमने आगे पीछे तो किया नहीं, बहुत तेज तो इसको घुमाया नहीं, जिसकी वजह से इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र पैदा हुआ होगा। ये तो ऑलरेडी एक चुंबक थी, तो ये तो रुकी हुई है, अभी भी इसके पास एक चुंबकीय क्षेत्र है। तो वो चुंबकीय क्षेत्र आया कहाँ से? ये चुंबक के पास, ये चुंबकीय जो छड़ है इसके पास एक चुंबकीय क्षेत्र जो है इसके चारों तरफ, वो कहाँ से आया? इसको तो चलाया नहीं गया। तो ये सवाल का जवाब आपको हमें कमेंट करना है, ठीक है। तो अगर ये टॉपिक आपको अच्छा लगा है और यहाँ पर जितनी भी हमने डिस्कशन किया है चुंबकीय क्या नाम था, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, वो क्या आपको चीज़ें पसंद आई हैं? अगर आई हैं तो एक लाइक कर देना, और नहीं आई हैं तो डिसलाइक भी कर देना, ठीक है। और अगर चीज़ें अच्छी लग जाती हैं तो अगली बार फिर से आना, नया टॉपिक लेके आएंगे, कुछ नई चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। तब अब तक अपना ख्याल रखिए, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तब तक अपना, कम से कम तो अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का तो ख्याल रख नहीं सकते आप, ठीक है। लव यू, टेक केयर, बाय। ये हमेशा सर जी लव यू टेक केयर बाय क्यों बोल देते हैं, या नमस्ते।